हेलो हेलो। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस सेशन में जुड़ जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को हम यहाँ से कंटिन्यू कर पाए इसी विषय संकल्पना के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा मानना होता है। और इसी विषय संकल्पना के साथ हम अपने इस क्लास की शुरुआत भी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिएगा एक एक प्रश्नों के साथ आपके विशेषतः संदर्भों की व्याख्या करते हुए हम देखेंगे कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला जो संदर्भ है वो आप सबके सम्मुख है, कुछ इसका इस तरीके से जवाब करना है आपको। प्रश्न ये है कि मौर्यकालीन भारत के बारे में विवरण देने वाली एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। आज इंडिका नाम के पुस्तक की जब बात की जाए तो इंडिका नाम के पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? क्या नाम है? मौर्य काल के अंतर्गत लिखी गई एक विशेष पुस्तक जिसका नाम है इंडिका। इंडिका की जब बात की जाए तो इंडिका नाम की जो पुस्तक होती है वह बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई है? खास अगर देखा जाए तो मेगास्थनीज के द्वारा, फाहियान के द्वारा, वुइनचांग के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो इंडिका की जब बात की जाए तो इसने किसके बारे में बताया है? मौर्य काल की विशेषता के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। किसके बारे में? मौर्य काल में भारत की क्या अवस्थिति थी और क्या पूरी जानकारी होती है उसके बारे में इसने पूरी सूचना दे रखी है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपने सदैव सुना होगा मेगास्थनीज के बारे में। किसके बारे में? मेगास्थनीज की जब बात की जाए तो मेगास्थनीज ने क्या किया था? यह पुस्तक पूरी तरीके से ले रखा है। क्या है? मेगास्थनीज की जब बात की जाए तो इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अच्छा, फाहियान की जब बात की जाए तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आपने सदैव सुना होगा फू यू की। क्या कहते हैं? फू यू की। ये फाहियान की पुस्तक है। जबकि ह्वेनसांग की बात की जाए तो इसने क्या लिखा है? इसने सी यू की। क्या लिखा है? सी यू की। तो इस तरीके से मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, फाहियान ने फू यू की लिखी है, और वुइनचांग की जब बात की जाए तो इसने क्या लिखा है? इसने सी यू की लिखी है। वुइनचांग के बारे में आपने सदैव सुना होगा, ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। कब आया था? इसकी जब बात की जाए तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में हमारे भारत में आया था। और फाहियान की जब बात की जाए तो ये कब आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जब बात की जाए तो इनके दरबार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो इनकी जब बात की जाए तो इनके दरबार में इसका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की जब बात की जाए तो इनके दरबार में ही आया था। तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में वुइनसांग। प्रमुख रूप से पुस्तक इनकी सीयू की और फूयू की। और मेगास्थनीज की पुस्तक आपकी हो जाती क्या? आपके खास करके नाम आता है इंडिका। तो ये कुछ हमारे यहाँ पर विदेशी यात्री हैं जिनके अलग अलग रचनाओं का नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों के अलग अलग नामों को खास ध्यान रखिएगा। वैसे कल हमने नाम भी दिया था किसके बारे में? कलहण के बारे में। तो कलहण की एक पुस्तक क्या हो जाती है? कलहण की एक पुस्तक होती है जिसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। ये कलहण की पुस्तक है। और यहीं पे बाणभट्ट की जब बात की जाए तो बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक है? तो इसकी पुस्तक है हर्षचरित्र। और एक नाम और आपने सुना होगा खास करके कादम्बरी। तो कादम्बरी और हर्षचरित की जब बात की जाए तो ये नाम खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर पुस्तकों के लेखक की ही जब बात चली है तो एक नाम आपने सुना होगा अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल, इसने क्या लिखी है? तो इनकी जब बात की जाए तो इनके द्वारा खास करके अकबरनामा नाम की पुस्तक लिखी गई है। अकबरनामा, या जिसको हम आईने अकबरी के रूप में जानते हैं। और एक विशेष नाम और ध्यान रखिएगा चाणक्य के बारे में, क्योंकि चाणक्य की जब बात की जाए तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। ठीक है, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। और कल ही हमने चर्चा किया था चरक के माध्यम से, क्योंकि चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता लिखा था। ठीक है, तो चरक संहिता की जब बात की जाए जो मेडिकल के ऊपर आधारित करते हुए एक पुस्तक होती है, यह चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई है। तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग पुस्तक जो आपके कई सारी परीक्षाओं में क्रम से पूछा जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जैन धर्म के परिपेक्ष में एक परिपेक्ष बताइए तीन रत्न। अगर उनकी बात की जाए तो इन तीन रत्नों को निर्वाण का मार्ग कहा जाता था, वह क्या माने जाते हैं? देखिए, जैन धर्मों में त्रिरत्न आपको दिख मिलते हैं। खास करके ये त्रिरत्न कौन होते हैं? कल हमने जो चर्चा किया था अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था त्रिपिटक। तो त्रिपिटक की जो संकल्पना है वो अलग है, उसमें आपने अभिधम्म सूत्र के बारे में सुना था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये तीन रत्न माने जाते हैं खास करके निर्वाण के मार्ग के रूप में। वैसे अगर हम अपने यहाँ पे बात करें बौद्ध धर्म के बारे में तो बौद्ध धर्म में आपका त्रिपिटक होता है।
और बौद्ध धर्म में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उस लिए अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की जाती है। अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की जाती है, जहां पे मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि 8 अलग अलग प्रकार के नियम कानून होते हैं जिनको फॉलो करना होता है जब हम बौद्ध धर्म की बात करें। लेकिन इसने किससे में कहा, इसने कहा जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में जो 3 रत्न आपके दिए जाते हैं, खास करके इसके तीर्थ कह सकते हो निर्वाण के मार्ग के रूप में। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म की जब बात की जाए तो जैन धर्म के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना आपको देख मिलती है वह ये देख मिलती है कि जैन धर्म के जो प्रणेता माने जाते हैं, कुल मिला जुला के 24 तीर्थंकर आपके देख मिलते हैं। 24 तीर्थंकर, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ऋषभनाथ का। ऋषभनाथ आपके पहले माने जाते हैं। यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने पार्श्वनाथ का नाम सुना होगा। पार्श्वनाथ ये कौन से होते हैं, तो पार्श्वनाथ की जब बात की जाए तो ये 23वें होते हैं। और 24वें का नाम ध्यान रखिएगा, खास करके महावीर, क्योंकि महावीर के बाद हो जाता है, यह कह सकते हो कि ये जो परंपरा के अंगत तीर्थंकर थे उनकी श्रृंखला को समाप्त करते हुए अब हमने अनंत कर दिया। तो इस दशा में 24 तीर्थंकर आपको देख मिलते हैं। मिला जुला के अगर देखा जाए तो इनके निर्वाण के मार्ग को हम किस एक रूप में देख पाते हैं, सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, या फिर सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, या फिर सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम हमें देख मिलता है किस परिप्रेक्ष्य में, खास करके जब हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में खास ये नाम आपको देख मिलता है। जैन धर्म में 3 रत्न या फिर जैन धर्म के त्रिरत्न, अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध क्या होता है, इनका संदर्भ हमें देखने को मिलता है। खास अगर देखा जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से जैन धर्म के 3 आपके आधार ये कौन से हो जाते हैं, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, ये होते हैं आपके सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अर्थात जैन धर्म की जब बात की जाए तो जैन धर्म में जो आपके त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है वह आपको इस तरीके से देख मिलती है, जहां पे आपने सदैव सुना होगा किसके बारे में, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान ये किससे समित है, तो ये होता है सही ज्ञान, और यहीं पे होता है सम्यक आचरण। तो ये किससे समित है, यह 3 रत्न आपको देख मिलते हैं जैन धर्म के अंतर्गत। तो जैन धर्म के त्रिरत्नों की जब बात की जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 रचनाएं आपको यहां पर इनमें देख मिलती हैं। खासा महावीर की जब बात की जाए तो महावीर इसके क्या हो जाते हैं, 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा इनका जन्म कहां पे हुआ है, तो कुंडल वन के रूप में। कुंडल वन की जब बात की जाए तो वहां पे आपने सुना भी होगा ये वैशाली के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, तो वैशाली के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कुंडा वन की जब बात की जाए तो कुंडा वन के अंतर्गत इनका जन्म आपको देखने मिलता है। ठीक है, कुंडा ग्राम, कुंडा ग्राम है। ठीक है, तो कुंडा ग्राम की जब बात की जाए जो आपके वैशाली में पड़ती है। और डेथ की जब बात की जाए तो वो कहाँ पे, तो आपने कई बार सुना होगा पावापुरी में इनकी ज्ञान प्राप्ति वगैरह की संकल्पना। ठीक है, तो कुंडा ग्राम जो वैशाली में पड़ता है वहां पे इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनका जन्म यहाँ पे आपको मिलता है। और इनके उपदेश वगैरह की जब बात की जाए तो किस भाषा में दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा अर्ध मागधी भाषा में। अर्ध मागधी भाषा की जब बात की जाए तो इस भाषा में इन्होंने अपने सारे उपदेश वगैरह दे रखे हैं। उपदेश आपके अर्ध मागधी भाषा में देख मिलते हैं। आगे बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में सारनाथ काफी फेमस है। अब इसकी जब बात की जाए तो ये क्यों फेमस है, आज सारनाथ की जब बात की जाए तो सारनाथ फेमस है, लेकिन सारनाथ की जब बात की जाए तो ये आखिर क्यों फेमस है। नाम लिया जाता है कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति की। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण या फिर देहांत हुआ था, या फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। अगर इसकी बात की जाए तो यह संबंधित आपको देख मिलता है कि आज अगर हम अपने यहाँ पे बात करें किसके लिए, खास करके सारनाथ के लिए, तो बुद्धों के लिए सारनाथ अपने आप में काफी फेमस, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्यों, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति की। भगवान बुद्ध ने कह सकते हो कि उनका जन्म सारनाथ पे हुआ। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण या फिर देहांत हुआ, या फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में यह नाम आपको दिख मिलता है। क्योंकि आप भी जानते हैं बुद्ध की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात आती है बुद्ध का जन्म।
जन्म की जब बात की जाए तो बुद्ध का जो जन्म है वह आपके लुम्बिनी नाम के जंगल की जब बात की जाए, जो खास कपिल वस्तु में पड़ता है। कपिल वस्तु राजधानी के रूप में जाना जाता है, नेपाल, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और जन्म के परिपेक्ष के बाद आप भी जानते हैं इनके पिता जो थे उनका नाम था, क्या नाम था, सुद्धोधन। तो सुद्धोधन की जब बात की जाए तो ये इनके पिता थे। खासा आपने सुना भी होगा, शाक्य गणराज्य थे, शाक्य गणराज्य के परिपेक्ष में उसके राजा माने जाते हैं। माता की जब बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा प्रजापति गौतमी, खास करके ये इनकी क्या थी, इनकी मौसी थी जिन्होंने क्या किया था, इनका लालन पालन किया। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो कह सकते हो कि इनकी जो वास्तविक माता थी, खासा अगर देखा जाए तो उनका नाम होता है क्या, महामाया। तो महामाया की जब बात की जाए तो ये इनकी माता का नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो महामाया इनकी माता हो जाती हैं। इसी परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो इनकी पत्नी का नाम ध्यान रखिएगा। पत्नी की जब बात की जाए तो उनका नाम होता है यशोधरा। और यशोधरा के बाद अगर देखा जाए तो इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। कई बार आपने सुना भी होगा, इनका एक भाई भी आपको दिख मिलता है जिसका नाम आता है देवव्रत। ठीक है, देवव्रत की जब बात की जाए तो ये इनका भाई। तो मुख्यतः जन्म तो इनका नेपाल में हो गया, लेकिन जन्म होने के उपरांत अगर देखा जाए तो इन्होंने कुछ विशेष कार्य किया। जैसे पहली बात तो घर त्यागा। तो घर त्यागने के चरण में पहला काम आता है राजसी वस्त्र का त्याग। आज राजसी वस्त्र त्याग की जब बात की जाए तो ये इन्होंने कहाँ पे किया, तो यह आपके गोरखपुर में किया। गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में रोहिणी नदी के किनारे, ठीक है, रोहिणी नदी की जब बात की जाए तो रोहिणी नदी के किनारे इन्होंने क्या किया, खास करके राजसी वस्त्र त्यागे। राजसी वस्त्र त्यागने के बाद ये कहाँ चले गए, आप भी जानते हैं, वैशाली। तो वैशाली में जाकर के इनकी जब बात की जाए तो इनके गुरु हुए थे अलार कलाम। अलार कलाम की जब बात की जाए तो उनसे क्या किया था, इन्होंने शिक्षा भी लिया था। तो वैशाली के अलार कलाम की जब बात की जाए तो वहां पे इन्होंने शिक्षा लिया। और शिक्षा लेने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, आपने कई बार सुना होगा बोध गया के बारे में। तो बोध गया की जब बात की जाए तो बोध गया में जा करके इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान प्राप्ति की जब बात की जाए तो यहाँ पर यह नाम देख मिलता है। बोध गया के बाद फिर कहाँ पे आते हैं, तो आते हैं सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने क्या किया, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है तो पहली बार उपदेश दिया था। और इस उपदेश की जब बात की जाए तो यहाँ पर मूल गंधकुटी बिहार भी आपने सुन रखा होगा। तो मूल गंधकुटी बिहार की जब बात की जाए तो इसका भी नाम देख मिलता है, मूल गंधकुटी बिहार। अब इसकी जब बात की जाए तो ये प्रमुखता से आपको देख मिलता है। मूल गंधकुटी बिहार से क्या होता है, इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। मूल गंधकुटी बिहार की जब बात की जाए तो फिर आगे चल करके अगर देखा जाए तो ये पहुंचते हैं कहाँ पे, कुशीनगर में। और कुशीनगर में क्या हो जाती है, इनकी जीवन लीला समाप्त, अर्थात कह सकते हो कि इनकी डेथ। तो इस तरीके से इनका पूरा पूरा जीवन काल चलता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ कहा जा रहा है सारनाथ मशहूर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। भगवान बुद्ध का डेथ हुआ, नहीं भाई, डेथ तो कुशीनगर में हुआ था। अगर यहाँ पे देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, नहीं, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की। तो बचा क्या, ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया था, पहला उपदेश जो होता है वह यहाँ पे दिया था। और इस कारण से ये मशहूर हो जाता है कि इन्होंने क्या किया, अपना जो पहला उपदेश होता है वह आप कह सकते हो सारनाथ में दिया था। हालांकि एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार इनसे समेत पूछा गया है कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया। तो सर्वाधिक उपदेश की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, यह इन्होंने कौशल देश में दिया है। आज का जो आपका कौशल देश है, खास करके आप भी जानते हैं कौशल लोकेशन, वहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। और उपदेश के अलावा अगर देखा जाए तो एक बात ये आती है कि सर्वाधिक इन्होंने वर्षा काल कहाँ पे व्यतीत किया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा काल जो व्यतीत किया। अब एक चीज बताइए, जब आप कहीं पे रहेंगे तो वहीं पे ही तो सर्दी पड़ेगी, वहीं पे बरसात होगी, वहीं पे आपकी ठंडी होगी। तो इन द सेंस इन्होंने कहां पर सबसे लंबा ज्यादा समय काल व्यतीत किया, तो वह नाम आता है आपका श्रावस्ती। तो श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती नाम के लोकेशन में उन्होंने अच्छा खासा समय व्यतीत किया। और श्रावस्ती जो था वो कौशल राज्य का हिस्सा था, तभी तो आज देख पा रहे हैं कि कौशल में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश वगैरह दिए। इवन आपने श्रावस्ती के परिप्रेक्ष्य में नाम भी सुना होगा, अंगुलीमाल डाकू की जो घटना है वो यहीं से आपको देख मिलती है। और यहाँ पे इसका एक टीला वगैरह भी देख मिलता है, अंगुलीमाल स्तूप वगैरह। ठीक है, बहरहाल आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है किस एक समाचार, खास करके किस एक स्मारक की जब बात की जाए तो ये स्मारक क्या होती है, आप कह सकते हो कि गौतम बुद्धा के लिए एक स्मारक, जो गौतम बुद्धा के लिए क्या होती है, कह सकते हो कि अपने दिव्य प्रचार प्रसार के लिए क्या माना जाता है, कहीं ना कहीं कह सकते हो देखने को मिलता है।
अर्थात गौतम बुद्धा ने क्या किया, अपने बौद्ध धर्म की शुरुआत अपने प्रचार प्रसार के लिए इसका इस्तेमाल किया। हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिषद। वैसे बुद्ध धर्म की बात की जाए तो बुद्ध धर्म में आपने कई बार सुना होगा कि विभिन्न प्रकार के आपके स्तूप बनाए गए हैं। और स्तूपों की जब बात की जाए तो स्तूपों की संरचना अलग अलग संदर्भों में, लेकिन अधिकतर मात्रा में जो है वो राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया है, कि जो वहां पे भगवान बुद्ध का अवशेष था उसी लोकेशन में। अब इन स्तूपों की जब बात की जाए तो इन स्तूपों के लिए खास ध्यान रखिएगा, एक स्तूप अपने आप में काफी फेमस है, जो भारत का सबसे बड़ा माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम आपने सुना होगा, खास करके सांची मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है, सांची का स्तूप। तो सांची के स्तूप की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और आज मान्यता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। हमारे यूपी में भी कुछ लोकेशन में है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा धमेखा स्तूप, धमेखा स्तूप। इसके अलावा चौखंडी स्तूप। अब इनकी जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, तो इनकी जब बात की जाए तो ये मुख्य रूप से आपने सुना होगा हमारे यूपी के अंतर्गत ये सारनाथ में पड़ता है। ठीक है, इवन इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, पिपराहवा स्तूप, पिपराहवा स्तूप। पिपराहवा स्तूप की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो यह आपके सिद्धार्थ नगर जिले में पड़ता है, जहां पे भगवान बुद्ध का क्या हुआ था, आपका जन्म हुआ था। ठीक है, इवन अगर देखा जाए तो आपने जेतवन का नाम सुना होगा, जेतवन। जेतवन के अलावा अंगुलीमाल का स्तूप, ठीक है, अंगुलीमाल का स्तूप, ये कहाँ से समित है, तो इनके स्तूप की जब बात की जाए तो ये आपको श्रावस्ती में देख मिलते हैं। तो श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में ये सारे नाम आपके फेमस हो जाते हैं। ठीक है, तो श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में ये आपके स्तूप वगैरह देख मिलते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की जब हम प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो उसके लिए कौन सा एक लोकेशन इन्होंने चुना, तो लाल किला परिषद। इसका तो कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि लाल किला की जब बात की जाए तो किसके द्वारा बनाई गई है, ध्यान रखिएगा, शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां ने क्या किया था, आगरा में ताजमहल बनवाया था और दिल्ली के अंदर लाल किला और जामा मस्जिद वगैरह बनवा रखा है। हुमायूं के मकबरे से कोई मतलब नहीं है, कुतुब मीनार तो लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सल्तनत काल की है। यहाँ पे बसता है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो महाबोधि मंदिर की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना होगा किसके बारे में, जब हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के गया जिले में। और गया जिले में ही आपने सुना था किसके बारे में, बोध गया। तो यहाँ पे ही नहीं क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी ज्ञान प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में आपने कई बार सुना होगा महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर समूह की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देख मिलता है, महाबोधि मंदिर समूह, जिसको यूनेस्को की विरासत सूची जो होती है उसमें भी आपका शामिल किया गया है। ठीक है, तो बिहार के बोधगया में पड़ता है और इसे क्या किया गया, इसमें आपका चिन्हित किया गया है। एक नाम आता है कि महालबाड़ी प्रथा। हमारे यहाँ पर एक प्रथा है जिसका नाम है महालबाड़ी प्रथा। आज महालबाड़ी प्रथा की जब बात की जाए तो ये बेसिकली लागू की गई, बिहार में की गई, उत्तर प्रदेश में की गई, आपके महाराष्ट्र में की गई, या फिर आपके मद्रास के अंतर्गत की गई महालबाड़ी व्यवस्था। खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होता है, महालबाड़ी व्यवस्था की जब बात की जाए तो ये नाम आपको देख मिलता है। और एक काम जरूर करिएगा कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जाए, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। ठीक है, देखा जाए तो कहा जा रहा है कि महालबाड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये पहली बार कहाँ से आपके लागू की गई, महालबाड़ी व्यवस्था बिहार में लागू की गई, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर आपके मद्रास में। महालबाड़ी व्यवस्था, महाल के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो महाल का संदर्भ भी होता है किसके रूप में, महाल शब्द जो है अगर उसकी बात की जाए तो ये एक संकल्पित व्यवस्था दर्शाती है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है, महाल का मतलब गांव। तो किसी एक गांव से जब सीधे अंग्रेज अधिकारियों का संबंध होता था तो उस दशा में क्या होता था, इसका इस्तेमाल ये लोग करते थे। ठीक है, तो महाल की जब बात की जाए तो महाल का मतलब होता है गांव या फिर जागीर। और इसी से ही क्या होता है, एक शब्द आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर जागीरदार, क्या निकलता है, एक शब्द आपने देखा है जागीरदार। क्यों, क्योंकि होता क्या था पुराने समय में, जागीरदार अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ ये था कि अंग्रेज अधिकारी जो होते थे, अंग्रेज अधिकारी वो किसानों से पैसा नहीं ले पाते थे, किसानों को राजस्व देना था, तो ये क्या करते थे, बीच में एक व्यक्ति को नियुक्त करते थे जिसे नाम दे दिया गया जागीरदार। तो ये क्या करता था, ये रेवेन्यू को किसान से कलेक्ट कर करके क्या करता था, कुछ पैसा अपने पास रखता था और थोड़ा सा फिर क्या करता था, ये अंग्रेजों के पास दे देता था। तो यही सीन होता था। अंग्रेज ने जहां पर सीधे वसूलना ना पसंद करते हुए एक व्यक्ति को ये काम दे दिया,
तो अब काम दिया तो ये बात हो गई कि भैया हमें कहाँ कहाँ की वसूली करनी है। तो ये हुआ कि फलाना गांव का आपका वसूली करना है, ये वाला गांव, ये वाला गांव, ये वाला गांव, मतलब 8-10 गांव आपको दे दिए गए। तो वो आपके हिस्से में आ गई और यहाँ से एक शब्द निकल के आता है जागीरदार। ठीक है, तो ये संकल्पना यहाँ से है। अच्छा, इसी तर्ज पर एक और नाम आपने सुना होगा रैयतवाड़ी के बारे में। रैयतवाड़ी की जब बात की जाए तो रैयत का मतलब होता है किसान। अब यहाँ पे जो व्यवस्था थी, इसका मतलब भी ये था कि यहाँ पे सीधे अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, कह सकते हो किसानों से जुड़े होते थे। ठीक है, तो किसान सीधा क्या करता था, यहाँ पे अपना राजस्व अंग्रेजों को देता था। जबकि यहाँ बीच में कौन था, यहाँ पे एक जागीरदार नाम का व्यक्ति आपके सामने आ जाता है। तो बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या नाम आएगा, महालवाड़ी प्रथा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, पूरे भारत की जब बात की जाए, ब्रिटिश भारत की, तो पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग लगभग 30% भूभाग पे क्या था, यह व्यवस्था आपके लागू करी गई थी। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। और इस परिपेज की जब बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन विषय शामिल थे, तो यह व्यवस्था जो शामिल थी वह आज आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका जो पंजाब वगैरह का लोकेशन है, मतलब जहां अच्छी खासी व्यवस्था होती थी, उपजाऊपन जमीन था, वहां पे ये व्यवस्था आपके लागू की गई। तो इस तरह पर आप कह सकते हो कि महालवाड़ी व्यवस्था कहां पे लागू की गई, तो यह आपके उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा जमींदार, जमींदार या जागीरदार की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो आप कह सकते हो कि शर्तें आपकी रखी जाती थी वह किसके साथ होती थी, तो वह किसान के साथ ना होकर के ये जो जागीरदार बीच में आया इसके साथ शर्तें होती थी। तो अंग्रेज और किसान के बीच में जागीरदार आ जाता था। जबकि यहां पर सीधे तौर पे क्या होता था, यहां सीधे तौर पे आप कह सकते हो कि जो मुखिया था वह किसान ही था, जिसको अंग्रेजों को क्या करना था, पूरा पूरा पेमेंट देना होता था। ठीक है, तो इस व्यवस्था की जब बात की जाए तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस व्यवस्था की जब बात की जाए तो इस व्यवस्था को खासा ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको किसने शुरू किया था, तो आपने कई बार सुना होगा हाल्ट मैकेंजी, एक नाम आता है हाल्ट मैकेंजी। तो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा क्या की गई थी, इस व्यवस्था को आपके शुरू भी किया गया था। ठीक है, तो हाल्ट मैकेंजी की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, हाल्ट मैकेंजी की जब बात की जाए तो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा यह व्यवस्था चालू देख मिलती है। कब चालू की गई, 1822 में। 1822 की जब बात की जाए तो 1822 में यह व्यवस्था हमारे यहां पर चालू भी हो जाती है। 1822 में 1822 में यह व्यवस्था लगभग आज अगर हम ब्रिटिश भारत की बात करें तो ब्रिटिश भारत का लगभग 30% एरिया क्या होता है, इसमें आपका कवर भी हो जाता है। ठीक है, तो जागीरदार या जमींदार जो शब्द है वो यहां से निकला है। ठीक है, बाकी भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक की जब बात की जाए तो उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। अब सती प्रथा की जब समाप्ति की बात की जाए तो इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने जो एक कानून पारित किया उसका नाम हमें देख मिलता है 1819 में, 1825 में, 1829 में या फिर आपके 1832 में। पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, सती प्रथा, अगर इसके लिए नाम लिया जाता है तो आपने कई बार सुना होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की जब बात की जाए तो इन्होंने भी पूरी तरीके से सती प्रथा वगैरह का क्या किया था, विरोध वगैरह किया था। कब हुआ था, बोला तो 1822 में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। ठीक है, सती प्रथा समाप्त की जब बात की जाए तो सती प्रथा समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, पूरा एक कानून बनाया। और इस कानून की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना क्या होती है, पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर विलियम बेंटिंक, अगर इसकी कार्यकाल की जब बात की जाए तो यह हमारे यहाँ पर कह सकते हो कि गवर्नर जनरल बन के आया था। और गवर्नर जनरल की जब बात की जाए तो ये कब से कब तक था, तो ये 1828 से लेकर के 1835 का जो समय काल होता है उस टाइम पे ये भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसने ही क्या किया, इसने ही हमारे यहाँ पर क्या किया था, खास करके सती प्रथा को समाप्त किया। और सती प्रथा की जब बात की जाए तो सती प्रथा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सती प्रथा कब हमारे यहाँ पर समाप्त होती है, तो ये 1829 में। कब, 1829 की जब बात की जाए तो 1829 में यह नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। तो राजा राम मोहन राय की जब बात की जाए तो इनकी क्या होती है, कह सकते हो कि प्रमुख भूमिका या फिर आपका प्रमुख योगदान इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रमुख भूमिका या फिर प्रमुख योगदान के रूप में राजा राम मोहन राय का नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इसके विरोध में, मतलब कह सकते हो इसको कैसे समाप्त किया जाए उसके लिए यह पहलू आपका चालू किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय। क्लियर। आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो पाल घाट दर्रे से आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है।
क्या कहा जा रहा है, पाल घाट दर्रे की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से आपस में क्या है, यह जुड़ा हुआ है। पाल घाट दर्रे की जब बात की जाए तो ये पाल घाट दर्रे के माध्यम से आज क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। नाम आता है हमारे यहाँ पर खास करके महाराष्ट्र और गोवा के रूप में, केरल और तमिलनाडु के रूप में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रूप में, और कर्नाटक और केरल के रूप में। अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर कौन सा एक लोकेशन है जो क्या है, पाल घाट दर्रे के साथ जुड़ा हुआ है। पाल घाट दर्रे की जब बात की जाए तो उनसे ये जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज अगर आप भारत की अवस्थिति को देखेंगे, भारत कुछ इस तरीके से है, हमारा जो दक्षिण का हिस्सा है, और दक्षिण के हिस्से की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने एक ऊंची पहाड़ी देखी होगी जिसको हम विस्तारित स्वरूप में क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट के रूप में नाम देते हैं। लेकिन अब इस पश्चिमी घाट की जब बात की जाए तो पश्चिमी घाट के इधर भी कुछ लोकेशन है, अर्थात कह सकते हो कि जो किनारे का लोकेशन है यहाँ पे कुछ बस्तियां निवास करती हैं, है कि नहीं है भाई, बंदरगाह हैं, कुछ लोग आपके निवास करते हैं। तो ये जो इधर के लोग रहते हैं, मुख्य भूमि के लोग, तो ये आपस में कनेक्ट कैसे हों, तो उसके लिए क्या है, पहाड़ों की एक विशेष संरचना आपने देखी होगी कि बीच बीच में पतले पतले दर्रे होते हैं। तो ऐसे ही दर्रों को यहाँ पे नाम दिया जाता है ताकि इस पार से उस पार आदमी क्या करता है, यात्रा कर पाता है। तो इसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो उसी में एक आपका नाम आता है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, तो पाल घाट दर्रा की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति और इसका संबंध क्या हो जाता है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे कनेक्टिविटी प्रदान करती है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में, केरल और तमिलनाडु के बीच में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में, कर्नाटक और केरल के बीच में। यह कहां से समित होगा, इसकी जब बात की जाए तो ये कहां से समित होगा, तो आज पाल घाट दर्रे की जब बात की जाए तो सदैव ध्यान रखिएगा ये केरल और तमिलनाडु के बीच अवस्थित है। ठीक है, जहां पर अगर देखा जाए तो केरल क्या है, केरल इधर की तरफ स्थित है, और तमिलनाडु की जब बात की जाए तो तमिलनाडु इधर की तरफ स्थित है, और इन्हीं दोनों के बीच में ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसकी जो अवस्थिति है वो नीलगिरी की जो पहाड़ी नहीं है, आपने नीलगिरी पहाड़ी के बारे में सुना होगा, तो नीलगिरी की जो पहाड़ी होती है उसी नीलगिरी पहाड़ी और साथ ही साथ जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, उनके बीच में क्या है, ये आपकी स्थित है। तो अन्नामलाई की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी जो है उन्हीं के आसपास के लोकेशन में ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहां पर ये दोनों देखने को मिल जाते हैं। और इसकी जब बात की जाए तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से केरल और तमिलनाडु के बीच में कनेक्टिविटी आपको देख मिलती है। तो खास अगर देखा जाए करीब करीब 32 किलोमीटर चौड़ा है, कितना है, 32 किलोमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई आपको देखने को मिल जाती है। तो 32 किलोमीटर चौड़ाई लेकर के इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। और कह सकते हो कि इस दशा में क्या होता है, केरल का एक मुख्य लोकेशन है जिसको हम कहते हैं पलक्कड़। पलक्कड़ को यहां से कनेक्टिविटी मिल जाती है, कहां से, खास करके जब हम बात करते हैं कोयम्बटूर। तो पलक्कड़ और कोयम्बटूर की जब बात की जाए तो इसकी कनेक्टिविटी इसके माध्यम से क्या हो जाती है, आपकी सुनिश्चित हो जाती है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का है और पलक्कड़ की जब बात की जाए तो ये केरल की है, और इस दर्रे के माध्यम से क्या होता है, इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, जिसमें कई सारे राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल के जो आपके परिवहन संसाधन होते हैं, उन सब चीजों को क्या किया गया, यहाँ पे आपके स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि दिए गए दर्रों को क्या करिए, उनके स्थान के अनुसार सही सुमेलित करिए, लेकिन एक बिंदु है जो सही सुमेलित नहीं है। अब दिया गया है जैसे जोजिला और बुर्जिला, ये जम्मू कश्मीर में आपको देख मिलता है, या अगर यहीं पे देखा जाए तो बारालाचा सिप्लिका, ये आपके उत्तर प्रदेश में दिख मिलता है, थांगला नीतिला लिपुलेख, ये आपके हिमाचल प्रदेश में होता है, नाथुला जेलेप्पा, ये आपके सिक्किम में देख मिलता है। तो इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध कहां से होगा, हमारे यहाँ पर दर्रों के संबंधित आपके स्थल, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम हो जाता है, अभिषेक द्विवेदी थ्योरी वाली वीडियो बिल्कुल बनेगी, राजन यादव, रोहित, अंशिका देवी, और क्या नाम है, कमल कुमार। ठीक है, कई सारे लोग आपके जुड़े हैं, तो एक काम जरूर करिएगा कि आप लोग इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा जरूर करिएगा। बाकी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, ताकि सभी लोगों को क्या किया जाए, इस सेशन के माध्यम से कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, यहां पर कोई संशय होगा तो बताने की कोशिश करेगा। बताइए दर्रे और उससे संबंधित आपके स्थल, दर्रे और उससे संबंधित जो आपके स्थल होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके नाम हमें क्रम से देखने को मिल जाते हैं।
तो आज नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए कौन सा बिंदु आपका सही हो जाता है और कौन सा इसमें गलत होता है। तो एक चीज हमें देखे पता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि यूपी में ऐसा कोई दर्रा नहीं स्थित है। ठीक है, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं थी। हमारे यूपी में भाई ऐसा कोई दर्रा थोड़ी ना है। किसके बारे में? बारालाचा या फिर सिप्लिका। तो इसका मतलब दो वाला ऑप्शन जहां पे भी होगा वही आपका गलत हो जाएगा। तो दो आपके कहां कहां पे है? दो आपके यहाँ पे भी है, दो आपके यहाँ पे भी है, दो आपके यहाँ पे भी है। अच्छा, अब तो फिर कंफ्यूजन हो गया कि जब दो आपके क्लियर हैं कि दो ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन यहां से हमने रिलेट कर लिया, फिर कौन बचा? फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं दर्रों को लेकर के। ठीक है, जब हम दर्रों की बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? ये जो आपका खास करके एक दर्रा होता है जिसको हम किस रूप में नाम देते हैं आपके जोजिला बुर्जिला। तो जोजिला बुर्जिला कहाँ से समित है? ये जम्मू कश्मीर से देख मिलता है। अगर यहीं पे बात की जाए तो ये जो थांगला है, नीति है, इनकी जब बात की जाए, लिपुलेख है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से देख मिलते हैं। नाथुला और जिलेप्पा की जब बात की जाए तो ये तो आपके सिक्किम से समित हो जाते हैं। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? तो सही जवाब की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना कि ये जो बोजिला और जुर्जिला है ये खास करके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और बारालाचा सिप्लिका की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की जब बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की धरती से क्या होता है? इनका संबंध आपको दिख मिलता है। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, ये जो थांगला दर्रा है ये हिमाचल में ना बल्कि कहां पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। तो इसकी अवस्थिति जो है ये लद्दाख में पड़ता है, थांगला दर्रा। बाकी नीति की बात की जाए और नीति दर्रे की बात की जाए तो नीति दर्रे का संबंध कहां से होता है? तो नीति दर्रे के बारे में आपने कई बार सुना होगा, नीति हो चाहे लिपुलेख हो, इनका संबंध जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है, ना कि आपके हिमाचल प्रदेश। तो ये फिर से क्या हो जाता है? आपका गलत हो जाता है। तो यहां पर फिर से हमें क्या मिल जाएगा? तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा। तो तीसरा कहां पे है? यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन 2 और 3 ये आपके सम्मिलित रूप से ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो थांगला की जब बात की जाए तो ये लद्दाख में पड़ता है, और साथ ही साथ नीति और लिपुलेख की जब बात की जाए तो ये हिमाचल नहीं बल्कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। और नाथुला और जिलेप्पा की जब बात की जाए तो आपके तो सिक्किम में अवस्थित है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बारालाचा की जब बात की जाए तो बारालाचा आपका हिमाचल में पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि भारत के अंतर्गत एक क्रांति है जिसका नाम है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? किसके? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? और इस नाम की जब बात की जाए तो बलवंत राय मेहता, वर्गीज कुरियन का, एम.एस. स्वामीनाथन का, या फिर आपके नॉर्मन एडवर्ड का। अगर यहां पे बात की जाए तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में, श्वेत क्रांति के जनक, खास अगर देखा जाए तो श्वेत क्रांति के जनक हमारे यहां पर किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसका नाम लिया जाता है भारत में? श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक। देखिए यहाँ पे सारे नाम जनक के हैं। जैसे बलवंत राय मेहता की जब बात की जाए तो ये पंचायती राज से संबंधित है। हमारे यहाँ पर जब हम कई बार चर्चा करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है, तो ये आपके बलवंत राय मेहता है। वर्गीज कुरियन की जब बात की जाए तो वर्गीज कुरियन और एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के बारे में आपने सुना होगा। स्वामीनाथन की जब बात की जाए तो ये माने जाते हैं हमारे यहाँ पर हरित क्रांति के जनक। किसके? हरित क्रांति की जब बात की जाए तो हरित क्रांति के जनक ये माने जाते हैं। और वर्गीज कुरियन की जब बात की जाए तो ये क्या होते हैं? ये हमारे यहाँ पर श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इनका दिवस कब का है? 26 नवंबर इनकी तिथि है। और इसी कारण से हम अपने यहाँ पे क्या मनाते हैं? दुग्ध दिवस भी इसी दिवस को आयोजित करते हैं। मुख्यतः श्वेत क्रांति अर्थात दूध उत्पादन में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। श्वेत क्रांति जिसे हम नाम देते हैं, या जिसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड भी नाम देते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्रांति की बात चल रही है तो आपको कई सारी क्रांति आपको दिख मिलती है। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो यह आपको दिख मिलती है हमारे यहाँ पर स्वामीनाथन से। एम.एस. स्वामीनाथन की जब बात की जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन के माध्यम से क्या किया गया? हमारे यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन के लिए इसे शुरू किया गया, खाद्यान्न उत्पादन के लिए। और साथ ही साथ आपके पीली क्रांति, ये किससे संबंधित था? तो पीली क्रांति की जब बात की जाए तो यह आपको दिख मिलती है हमारे यहाँ पर तिलहन उत्पादन से।
तिलहन की जब बात की जाए तो तिलहन उत्पादन से इसका नाम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नीली क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति की जब बात की जाए तो ये मछली उत्पादन से संबंधित आपको देख मिलता है। हमारे यहाँ पर मछली उत्पादन की जब बात की जाए तो नीली क्रांति का संबंध आपको देख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भूरी क्रांति, आज भूरी क्रांति की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या है? ये उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, उर्वरक की जब बात की जाए तो उर्वरक उत्पादन से इसका नाम देखने मिलता है। ठीक है, साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? गोल क्रांति। ये हमारे यहाँ पर आपने कई बार सुना होगा आलू के लिए देखने को मिलता है, आलू। इवन सिल्वर क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो सिल्वर क्रांति की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये अंडा उत्पादन के लिए जाना जाता है। लाल क्रांति आपने सदैव सुना होगा, हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन के लिए, तो मांस और टमाटर के लिए इसका नाम होता है। काली क्रांति की जब बात की जाए तो काली क्रांति, तो यह आपको देख मिलती है। काली क्रांति की जब बात की जाए तो यह हमें देख मिलता है खास करके जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम की जब बात की जाए तो पेट्रोलियम उत्पाद के लिए या आपकी काली क्रांति आपको देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग कलर को आधारित करते हुए क्या होता है, अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे की बात चल रही है कि क्रांति के परिपेक्ष में अब यहाँ पे जब आप करिएगा कि तिलहन उत्पादन में हमें क्या देख मिलती है? वृद्धि देख मिलती है। तो तिलहन उत्पादन की जब बात की जाए तो तिलहन उत्पादी आखिर किस एक क्रांति के कारण हमें देखने को मिलती है? क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ पे मिलती है? गुरु देखो एक शब्द लिखा है यहाँ पे, अगर आप इसे पहचान पा रहे हो, यही शब्द है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो जिस एक शब्द के बारे में आप चर्चा कर रहे हो यह आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इससे देख सकते हैं कि क्या कर रहा है कि क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कुछ नाम, जैसे अभी आपने सुना होगा अमृत क्रांति बड़ी चल रही है। अमृत क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे यहाँ पर नदी जोड़ो परियोजना से है। नदी जोड़ो परियोजना की जब बात की जाए ताकि लोगों को क्या किया जाए, पीने का पानी उपलब्ध किया जाए, उसके लिए यह आपका चालू किया गया है। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आपने सदैव सुना होगा मीठी क्रांति। मीठी क्रांति की जब बात की जाए तो मीठी क्रांति का संबंध क्या है? तो ये आपके शहद उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? शहद उत्पादन की जब बात की जाए तो शहद उत्पादन की जब बात की जाए तो शहद उत्पादन से इसका नाम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपने स्वर्ण क्रांति के बारे में सुना होगा, ये किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पर जो बागवानी उत्पाद होते हैं इनको भी बढ़ावा देने के लिए यह आपका नाम लिया जा रहा है। तो अलग अलग क्रांतियों की जब बात की जाए तो अलग अलग क्रांतियों से यह नाम आपको देख मिलता है। अब तिलहन की जब बात की जाए तो तिलहन के संदर्भ में क्या होगा? तिलहन की जब बात की जाए तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो यहाँ पर क्या होगा? पीली क्रांति। अक्सर आपने सरसों के फूल को देखा होगा, तो सरसों का फूल क्या होता है? पूरे खेत में फैला होता है और ये बेसिकली कह सकते हो पीले कलर का होता है, तो इसी कारण से पीली क्रांति इसके परिपेक्ष नाम लिया जाता है। इसके जनक कौन थे? तो आपने सुना भी होगा, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है दुर्गेश पटेल। तो दुर्गेश पटेल की जब बात की जाए तो ये इसके जनक भी माने जाते हैं। आज तिलहन की जब बात की जाए तो तिलहन उत्पादन के मामले में सबसे टॉप लेवल पे कौन आता है? तो राजस्थान राज्य का नाम ध्यान रखिएगा, राजस्थान तिलहन उत्पादन में टॉप लेवल पे आता है। तिलहन उत्पादन में टॉप पे क्यों आता है? क्योंकि आप भी जानते हैं वहां पे जो मिट्टी है उसकी बनावट ही ऐसी है, और दूसरा वहां की अगर बात की जाए तो वहां की जो जलवायु है वो भी उसके हिसाब से है। ठीक है, आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो भारत के संविधान है उसके मुख्यतः विशेषता हमें देख मिलती है। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, मुख्य विशेषता नहीं देखने को मिलती है। और इस विशेषता की जब बात की जाए तो ये त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर सबसे छोटा लिखित सिद्धांत। अब भारत के संविधान की जब बात की जाए तो भारत के संविधान में क्या एक विशेषता हमें देखने को मिलती है? भारत के संविधान की जब बात की जाए तो भारत के संविधान में क्या एक विशेषता हमें देख मिलती है? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। कुल मिला जुला के आप भी जानते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसमें क्या हुआ था? लगा भी था। कई बार हमने इसके बारे में बताया भी है। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी जो अभी बीता है, 26 जनवरी सन 1950 को ये लागू हुआ। बात की जाती संविधान के प्रारूप को, तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूची हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान की अगर बात की जाए तो इसमें क्या था? इसमें आज आपको क्या देख मिलता है? खास करके कह सकते हो कि 12 अनुसूची हैं,
12 अनुसूची के रूप में देख मिलती है और अनुच्छेदों की संख्या भी लगभग 412 हो गई है, लेकिन फिर भी 395 आपके मूल रखे जाते हैं। खासा अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि इस अनुसूची और इन सब संदर्भों के अलावा अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के परिप्रेक्ष्य में पहली बात इसके प्रारूप समिति के बारे में आपने सुना होगा, जो इसकी मुख्य समिति थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? तो प्रारूप समिति के जो आपके अध्यक्ष माने जाते हैं वह होते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात की जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका नाम ध्यान रखिएगा, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। हमारे संविधान की जब बात की जाए, चूंकि आप भी जानते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम की जब बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम जो आपके 1935 में आया, अगर उसकी बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 ये जब हमारे यहाँ पर आया तो इसी के माध्यम से हमने क्या किया, अपने यहाँ पे व्यवस्था को लागू किया। और इसी कारण से कई बार हम क्या कहते हैं अपने यहाँ पे भारत शासन अधिनियम के नाते इसको हम अपने यहाँ पे उधार का संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने संविधान को उधार का संविधान भी कहते हैं, क्योंकि भारत शासन अधिनियम जो है उसका करीब करीब 3/4 हिस्सा हमने क्या किया है, इसमें प्रयोग भी किया है। कितना? 3/4 की जब बात की जाए तो 3/4 हिस्सा हमने इसमें प्रयोग भी कर रखा है। ठीक है। और बाकी अगर देखा जाए तो अलग अलग देशों से हमने कुछ विशेषतः सिद्धांत वगैरह को क्या लिया है, अलग अलग देशों से संबंधित सिद्धांत वगैरह ले रखा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिलती है, तो त्रिस्तरीय सरकार होती है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, बिल्कुल सत्य बात है, सबको मत देने का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमारी कुछ विशेषताएं हैं। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा लिखित संविधान, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो विश्व परंपरा में यही सबसे बड़ी बात है कि भारत का संविधान क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और वो भी कैसा? लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और लगभग 12 अनुसूची हैं, लगभग आप कह सकते हो 22 से 24 भाग इसमें आपको देख मिलते हैं। तो अपने आप में सबसे बड़ा होता है, जबकि सबसे छोटा कहाँ का है, तो आप भी जानते हैं अमेरिका में केवल उसमें 7 अनुच्छेद आपको देख मिलते हैं। तो ये हमारी विशेषता नहीं है। बात की जा रही है कि बताइएगा कि हमारे यहाँ पर कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? क्या है? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? और यह हुआ था 25 नवंबर सन 1949 को, 11 नवंबर 1946 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को। हाँ, 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया, इसका गठन किया गया था। बहुत अच्छी बात है। तो पहले अधिवेशन की जब बात की जाए तो पहला अधिवेशन कब हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाता है? पहला अधिवेशन प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कितने अधिवेशन हुए हैं, तो कई बार आपने सुना होगा कुल 11 अधिवेशन हुए, कुल 11 अधिवेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो संविधान सभा के बनाने में संयुक्त रूप से आप कह सकते हो कुल 11 अधिवेशन आपके हुए हैं, जिसमें पहला जो आपका अधिवेशन हुआ था वो संयोग से आपके 9 दिसंबर सन 1946 को हुआ, और जिसमें आपने सुना भी होगा कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, और उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा की जब बात की जाए तो ये इसके क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चिन्हित किए गए थे। जबकि इसके ही जस्ट 2 दिन के बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, इसकी फिर से सदन की बैठक होती है। तो यहाँ पर अब आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, और अस्थायी अध्यक्ष की जब बात की जाए तो उनका नाम होता है राजेंद्र प्रसाद। तो अब राजेंद्र प्रसाद की जब बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाते हैं, जो हमारी संविधान सभा होती है उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और इस तरीके से 11 अधिवेशन के बाद हमने क्या किया, इसको अपने यहाँ पे लागू कर लिया। खास करके ये तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 की जब बात की जाए तो इसी टाइम पे ये तैयार हो गया था। लेकिन हमने इसे लागू कब किया था, तो ये हमने जो लागू किया था वह मुख्य रूप से 26 जनवरी को लागू किया था। ठीक है, तो 26 नवंबर को हमारा तैयार भले हो गया था, लेकिन हमने लागू किया था 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि लाहौर के रावी नदी तट को आपने सुना भी होगा कि जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू वगैरह के साथ मिल करके क्या किया गया था, एक शपथ खाई गई थी कि हमें क्या करना है, देश को आज़ाद कराना है, और हम उसी दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर रखे थे।
लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र कब हो गया, 15 अगस्त को ही हो गया, तो स्वतंत्रता दिवस तो 15 हो गया, तो फिर हम कैसे उसको रिकॉल करें, इसीलिए हमने कहा कि हम अपने संविधान को इस दिवस में लागू करेंगे, गणतंत्र घोषित कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके नाम होते हैं। आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जब बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा श्रम अवशोषक क्षेत्र, मतलब कह सकते हो कि जिसमें अधिक मात्रा में लोग लगे हुए हैं, अगर उसकी बात की जाए तो वो माना जाता है। तो ये होता है निजी क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। अब इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट में करके बताना है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी आपके संदर्भों के साथ हम यहाँ पे मिलते रहते हैं, तो एक काम जरूर करिएगा कि आप इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के अलावा क्या करेगा, इस सेशन को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, ताकि आपकी परीक्षा के लिए यही महत्वपूर्ण करते हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक जो श्रृंखला एक सीरीज होती है, वह आप सबके साथ क्या किया जाए, यहाँ पे साझा किया जाए। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको इन टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल वगैरह पे मिल जाता है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आगे की जब बात की जाए तो अभी जस्ट आपके 6 बजे से यूपीजी की क्लास है, तो उसमें जरूर जुड़िएगा। अंशिका देवी, अशोक तिवारी, विपिन पाल, ब्रह्मानंद, ठीक है, रवि, धर्मेंद्र चौधरी, आर्मी बॉयज, कई सारे लोग आपके जुड़े हैं, जैसा हम नाम देख पा रहे हैं, ज्योति तैलियान, रागिनी यदुवंशी, ठीक है, अंशिका देवी, कुमार कांत। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मिलते हैं जस्ट आपके 6 बजे वाली क्लास में, यूपीजी की वाली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।